हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी चल रही है सी टेट पेपर 2 की एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट, जिसमें आज है हमारा पॉलिटी का 7th चैप्टर और 6th चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो देखते हैं आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका, यानी कि गांव में जो लोग बाग रहते हैं वो उनकी आजीविका कैसे चलाते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इस बॉक्स को पढ़ते हैं, इस बॉक्स से हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाला था। आपने देखा था पहले ही लेसन में हमने विविधताओं के बारे में पढ़ा था और हमने इस पर विचार किया था कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों के क्या होते हैं, काम धंधा अलग अलग होते हैं और उन पे जो अलग अलग काम धंधा होते हैं वो किस तरह से उनके ऊपर असर करते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे, फसलें, इन चीज़ों को भी उन्होंने महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। ठीक है, और इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों की किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके पास जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक तस्वीर दी गई है, यानी कि एक पिक्चर दी गई है, इसे देखिए। और इसमें कहा गया है कि ऊपर दिए गए कामों का वर्णन कीजिए, खेती से जुड़े कामों को दिखाइए और उनकी सूची बनाइए। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज में ज़्यादातर क्या है, स्टोरीज़ दी गई हैं। खासकर पॉलिटी में आपको स्टोरी मिलेंगी। स्टोरी के बेस पे ही हमें पॉलिटी को समझाया गया है, क्योंकि पॉलिटी हमें हमें क्या करती है, अपने जीवन से, अपने समाज से जोड़ती है। तो उस तरह से हमें वहाँ के समाज के तौर तरीके और इन चीज़ों को समझने के लिए एक स्टोरी की आवश्यकता पड़ती है। और हम आगे चल के छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और ये एनसीईआरटी 6th क्लास के बच्चों की है, तो इसलिए उनको स्टोरी बेस पे ही समझाना है। ठीक है, अब इन स्टोरियों को आप लोग क्या करोगे, बहुत हल्के में ले लोगे, बट ये हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कलपट्टू गांव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कलपट्टू गांव। कलपट्टू गांव में क्या था, क्या चीज़ें चल रही थी? तो तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है। क्या है वो? कलपट्टू। यहाँ के लोग क्या करते हैं, कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी बनाना हो गया, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना हो गया। तो कलपट्टू गाँव के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। ठीक है, वो कह रहे हैं जो कलपट्टू गांव है वो अदर गांव, जैसे दूसरे गांव हैं वहाँ की तरह यहाँ भी खेती के अलावा काम होते हैं। देखो, गांव में क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, जब खेती के अलावा क्या क्या काम होते हैं, टोकरी बनाते हैं और सिलाई करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, गांव में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि जो मुख्य बाजार, जो गली है, मुख्य गली, जो मेन गली है, वो कैसी लगती है, बाजार जैसी। उसमें आपको कई तरह तरह के कई छोटी दुकानें मिलेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें किसकी मिलेंगी, बीज तथा खाद की। 4 दुकानें चाय की तथा, और जो 4 दुकानें चाय की हैं वहाँ क्या मिलता है, टिफ़िन भी मिलता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि टिफ़िन का मतलब खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें हैं, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें सुबह क्या मिलता है, सुबह उनको इडली, डोसा, उपमा मिलता है। और शाम के नाश्ते में क्या खाते हैं, वो बोडा और मैसूर पारक मिलता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि चाय की दुकानों के पास, किसकी दुकानों के पास, चाय की दुकानों के पास क्या है,
कोने में एक लोहार का परिवार है, उसके घर में भी लोहे की चीज़ बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वह साइकिल किराए पर भी मिलती है, मतलब जो साइकिल की दुकान है वहाँ साइकिलें किराए पर भी मिलती हैं और मरम्मत भी करते हैं। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों के पास शहर जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। लॉरी मतलब जो कपड़ा धोने का काम करते हैं, ठीक है। गांव की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा आजीविका चलाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कलपट्टू गाँव में मुख्यतः किसकी खेती होती है, तो आप बता दोगे मुख्यतः वहाँ किसकी होती है, धान की खेती होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मुख्यतः किसकी खेती होती है, धान की खेती होती है, ठीक है। ज़्यादातर परिवार किससे अपनी आजीविका चलाता है, ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। जो कलपट्टू गांव है वहाँ किसके बाग हैं, आम और नारियल के ज़्यादा बाग देखे जाते हैं। और इसके अलावा भी हैं, तो वो क्या है, कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है, ठीक है। अगर पूछता है कि कलपट्टू गांव में ज़्यादातर किसके पेड़ हैं, तो आम और नारियल के हैं। अगर नॉर्मल पूछता है कपास, गन्ना, केले भी पाए जाते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखते हैं कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीखते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या चल रही है, देख पा रहे होगे, आपको अगर पिक्चर दिखाई दे रही होगी तो ये क्या है, ये धान है। धान की क्या कर रहे हैं ये लोग, धान की ये लोग रोपाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। देखो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बताएंगे। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है शॉर्टकट से ही सब हो जाएगा तो प्लीज़ क्लास मत देखिए, क्योंकि मुझे शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है और ना मैं अपने स्टूडेंट को शॉर्टकट में डालती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो सीटेट अब टफ होता जा रहा है, उसके लिए आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो शॉर्टकट के पीछे अगर भागोगे तो बस कट ही हो जाओगे सीधे, ठीक है। एग्जामिनेशन में बैठोगे और जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि शॉर्टकट के पीछे भागने का क्या नतीजा था, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वो शॉर्टकट में अपना क्लियर कर लेते हैं, उनके अदर चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, होता होगा। बट आपको हर चीज़ को डीपली पढ़ना है, क्योंकि आज अगर शॉर्टकट में पढ़ोगे तो कल आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठोगे, वहाँ भी आपको दोबारा से ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो प्लीज़ अगर शॉर्टकट के लिए वीडियो देख रहे हो तो मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, सीरियसली पढ़ाई करनी है, तो इस वीडियो से कंटिन्यू रहिएगा और जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तब आपको क्लास ज़रूर याद आएगी कि हाँ, मैंने मैम की क्लास पूरी देखी थी और मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और मुझे पता है कब कौन सी चीज़ें मुझे देनी है। पहले आप अपना बेस तो बनाइए, पहले चीज़ों को समझिए, तो पूरा प्रोसेस तो जानिए। अब मान लो कोई लेसन है, आपने पूरा पढ़ा नहीं है और मैंने उसको बता दिया शॉर्टकट में कि ये होता है इसमें, फिर क्या करोगे, और क्वेश्चन बन गया अदर जगह से, फिर कहाँ से आंसर दोगे। तो पहले एक बार आपको डिटेल में चीज़ें जाननी हैं, देन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो मुझे पता है, मुझे मैराथन भी करवानी है, मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि नोट्स भी देने हैं, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। उसके लिए आपको क्या होगा, आपको भी हमारे साथ साथ चलना होगा और उसके लिए मोटिवेशन भी करना होगा मैम को। उसके लिए आपको लाइक और शेयर भी करना होगा। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो लाइक शेयर करिएगा और अगर आप साथ साथ चलते हो, आपका सपोर्ट रहता है, तो हर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपका ही कमेंट होगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि मैम इस सीरीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो तो फिर वही है, क्लासेस चल रही हैं, चलने दो। अगर इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का तो फिर टीचर्स भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो फिर मैंने बहुत सी चीज़ें प्लान करके रखी हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो बहुत हो गई भाषणबाजी, आप करते हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो जो वो कह रहा था, कलपट्टू गांव के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं। तो किससे बात की है उन्होंने बात की है तुलसी जी से, ठीक है। क्या है वो, उनका नाम क्या है, तुलसी, ठीक है। वो उनसे बात की है, वो क्या है, तुलसी क्या कह रही हैं, तुलसी कह रही है कि हम सब यहाँ रामलिंगन की ज़मीन पर काम कर रहे हैं। किसकी ज़मीन पर, रामलिंगन की ज़मीन पर। किसकी ज़मीन पर, रामलिंगन की ज़मीन पर। इस स्टोरी से भी क्वेश्चन बनेंगे, देखना कैसे क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। हम सब रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं, उसके परिवार के पास
कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। किसके पास 20 एकड़ धान के खेत हैं? रामलिंगन के पास। ठीक है। शादी से पहले मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी और यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। ठीक है। यहाँ भी वो क्या कह रही है कि मैं 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। ध्यान से सुनना, वो कह रही है कि शादी के पहले भी मैं खेतों में काम करती थी और शादी के बाद भी मैं काम करती हूँ। कब? 8:30 से 4:30 बजे तक। अब सोचिए, आप लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हो। एक मजदूर जो मजदूरी कर रहा है वो सुबह 8:30 बजे खेत में जाती है, शाम को 4:30 बजे आ जाती है और 4:30 बजे आ जाने के बाद ये मत समझना कि वो फ्री है। 4:30 आने के बाद उसे घर के बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करती है वो। और सुबह जब 8:30 जाती है तब उसके पहले भी वो काम करके ही जाती है, यानी कि 12 से 13 14 घंटे काम कर रही है वो। ठीक है। तो इस चीज़ से सीखिए, जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आप निखरेंगे। आज अगर मेहनत करके पढ़ाई कर लेते हैं तो अपना जीवन संभाल लेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर देख लो कितना कठिन होता है अपनी आजीविका चलाना। ठीक है। रामलिंगन की पत्नी करूथम्मा, रामलिंगन की पत्नी कौन है? करूथम्मा क्या करती है? खेतों में काम की निगरानी करती है। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, खेतों में काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। कौन कह रही है? तुलसी कह रही है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जहां हमें नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें नराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। नराई क्या होता है? कटाई तो सब जानते हैं। नराई क्या होता है? जैसे धान बो दिया फिर धान उगाता है। ठीक है। उसे उखाड़कर दूसरी जगह लगाना, यानी कि पौध लगाना, वो एक नराई का काम होता है। ठीक है। वो कह रही कि मैं नराई करती हूँ। जब मैं कम उम्र की थी तो मैं निराई और कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है, मतलब उसकी उम्र हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है, तो वो क्या कह रही है कि मुझे इस झुक कर काम करने में क्या होती है? तकलीफ होती है और दिन भर पानी में पैर डूबे रहते हैं, जिससे उससे क्या होती है? तुलसी को तकलीफ होती है। रामलिंगन एक दिन का कितना देता है मजदूरी उसे? रामलिंगन एक दिन की उसे 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है। ठीक है। जो 40 रुपये ये मजदूरी है वो उसके गांव की मजदूरी से कम है, पर मैं फिर भी मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। क्यों आती हूँ? रीज़न क्या है भाई, ये जानेंगे। तो मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा, बाकी लोगों की तरह आस पड़ोस के गांव से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। यानी कि जो रामलिंगन है तो मैं उसके ही खेत में काम करती हूँ और वो ही हमें खेत पे बुलाएगा, वो दूसरों को नहीं बुलाएगा। यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो सस्ते मजदूर की तलाश में दूसरे गाँव से मजदूर ले आते हैं, पर इसे क्या है? इसे भरोसा है कि रामलिंगन हमें बुलाएगा, इसलिए वो थोड़ी कम मजदूरी में भी वहाँ काम कर लेती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नियमित मजदूरी और दैनिक मजदूरी क्या होती है? ठीक है। क्वेश्चन दे देगा कि श्याम एक कंपनी में काम करता है, उसे हर महीने सैलरी मिलती है, तो वो कौन सी मजदूरी हो गई? बताइए, उसे किस तरह की मजदूरी मिलती है? तो वो नियमित मजदूरी मिलती है। राम खेतों में काम करता है, उसे रोज का 40 रुपये मिलता है। मान लो तुलसी खेतों में काम करती है, उसे रोज की 40 रुपये क्या तनख्वाह मिलती है। तो ये किस तरह की मजदूरी हो गई? ये क्या हो गई? ये नियमित नहीं है, ये क्या है? अनियमित मजदूरी हो गई। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। जो तुलसी कह रही है हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़े की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो पास की खान में पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई का काम करती। जैसा मैंने अभी बताया था कि वो 4:30 बजे आकर बैठ नहीं जाती है, वो घर के काम भी करती होगी। ठीक है। तो ये बात थी। आगे बढ़ेंगे। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये है फ्लो चार्ट आप देख लेंगे कब क्या होता है। मई से जुलाई के बीच। कब?
मई से देखो बीड़ा बनाने का काम कब हो रहा है, बीड़ा बनाने का काम हो रहा है मई और जून के बीच। फिर रोपाई का काम हो रहा है जुलाई अगस्त में। फिर निराई होती है सितंबर अक्टूबर में। और नवंबर और दिसंबर के बीच में क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है धान की। तो इस फ्लो चार्ट को आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेगा। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। कह रहा है 1 मिनट, कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं, साग सब्जी लाते हैं। फिर तुलसी की ही बात चल रही है। तुलसी कह रही है हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। तो उसकी जो 2 बेटियां हैं उसके जीवन की क्या है, खुशियां हैं। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था। तुलसी कह रही है कि हमने उनके इलाज के लिए क्या किया था, रामलिंगन से उधार लिया था। ठीक है, और उस उधार को चुकाने के लिए हमें क्या करनी पड़ी, अपनी गाय बेचनी पड़ी। क्या करनी पड़ी उसे, अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। ठीक है, तुलसी कह रही है। अब आगे देखेंगे। जैसा कि तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवरों को चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये बताइए। क्योंकि वे मजदूरी से क्या करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं। ठीक है, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कितने प्रतिशत, ध्यान रखना, हमारे देश में करीब 40% कैसे मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर क्या होता है, जिनके पास या तो कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन होती है या फिर बिल्कुल ही ज़मीन नहीं होती। कुछ के पास क्या छोटे मोटे टुकड़े होते हैं, बाकी तुलसी की तरह क्या होते हैं, भूमिहीन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे देश में कितने प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं, तो वो 40% हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बनेगा कि खेतीहर मजदूर क्या होते हैं, तो खेतीहर मजदूर छोटे किसान होते हैं या फिर भूमिहीन किसान होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखो, स्टोरी से क्वेश्चन बनते हैं, पर कैसे बनते हैं ये चीज़ आप इस क्लास में सीखोगे। ठीक है, और कई बार जब पूरे साल में उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में क्या करते हैं, वो दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। भाई उनका खेती का मतलब उनका क्या हो रहा है, उनकी आजीविका नहीं चल रही है, तो उसके पैसों के लिए वो दूसरे यानी कि शहरों में भी काम करने के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं शेखर। अभी हमने तुलसी की बात की थी, अब हम शेखर की बात करेंगे। शेखर क्या कहना चाहता है। तो तुलसी वाले में हमने तुमको 2 क्वेश्चन बताए थे। एक तो खेतीहर मजदूर कितने % है हमारे देश में, 40% है। खेतीहर मजदूर कौन होते हैं, वो छोटे किसान होते हैं और जिनके या फिर भूमिहीन किसान होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने बताया था, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कौन सा, नियमित मजदूरी और अनियमित मजदूरी से का भी क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, हमें यह धान अपने घर ले जाना है, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। शेखर कह रहा है मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। कितनी ज़मीन है इसके पास, 2 एकड़ ही ज़मीन है। अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेता हूँ। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में भी क्या कर देता हूँ, कटाई कर देता हूँ। तो ये भी एक खेतिहर मजदूर हो जाता है, क्योंकि इसके पास भी बहुत कम ज़मीन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यापारी मुझे उधार पर बीज खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। मान लो कोई व्यापारी, उसने क्या किया, किसानों को बीज दिया, खाद दिया और उसने कहा कि बदले में आप मुझे ही धान बेचोगे, अपनी फसल मुझे ही बेचोगे। तो उनकी मजबूरी होती है कि वे उन्हें ही फसल बेचते हैं और वो व्यापारी क्या करते हैं, इनका कम दाम में उनकी फसल खरीदते हैं, बल्कि बाजार में ज़्यादा रेट में बिक्री होती है। पर इनकी मजबूरी है कि उन्होंने क्या किया, व्यापारियों से पैसे लिए हैं, खाद लिया है, बीज लिया है, तो उन्हें ही वो फसल बेचेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो क्या होगा, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिस किसान ने उधार लिया है उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी मिली थी। उसे अपने खेत से कितना धान मिला है, तो उसे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। ठीक है, इनमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी
घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है उससे सिर्फ कितना खर्चा चलता है, 8 महीने का खर्चा चलता है, फिर 4 महीने का खर्चा वो कहाँ से चलाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, गांव की आजीविका है। इस तरह जो गांव के किसान हैं वो गरीबी में डूबते जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारियों का उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या कह रहा है, पता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। जो रामलिंगन था उसके पास खेती है और चावल की मिल भी है, तो उसमें भी वो काम करता है पैसों के लिए, ठीक है। वहाँ मैं पड़ोसी गांव में किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है, मैं उसका दूध हम यहीं की सरकारी समिति में बेचते हैं। इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है, ठीक है। रामलिंगन कह रहा है कि जो हमारे पास गाय है, मैं उसका दूध क्या करता हूँ, पास की सहकारी समिति में बेचता हूँ, जिससे भी हमारा खर्चा चल जाता है। कर्ज लेने पर क्या होता है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज ले लेते हैं अक्सर, और फिर क्या होता है, वो उस कर्ज के नीचे क्या होते हैं, डूब जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये जो आपने लेसन में पढ़ा है उसके बारे में। शेखर का परिवार क्या काम करता है, आपके विचार में शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। जो पैसे उधार लेते हैं उससे क्या करते हैं, ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। तो वो लोग मजबूरी में कर्ज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना है, खाद लेनी है, बीज लेना है और कीटनाशक दवाइयाँ भी लेनी है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं तो क्या होगा, पता है, फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। और बारिश नहीं हुई तो भी फसल क्या होती है, खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते हैं और कई बार परिवार के चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। और क्या होता है, जल्द ही कर्ज में इतना क्या होता है, जब हर बार कर्जा लेते रहेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर इतना कर्जा बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ तले दबकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। व्यापारी कर्जा देते हैं और बहुत ब्याज भी लगाते हैं, जिससे किसान क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। ये गलत है। अगर हम लोग एक सपोर्टिव पर्सन बन जाए, किसी को भाई पैसे की ज़रूरत है, कुछ दिन के लिए दे दो, क्या ज़रूरी है उससे ब्याज लेना। भाई मजबूरियां ही तो कर्जा दिलवाती हैं, मजबूरियां ही हैं जो हमें कर्जा लेने पर मजबूर करती हैं। और हम क्या करते हैं, हम उसका फ़ायदा उठाते हैं और हम उन्हें ब्याज पर पैसा देते हैं इस लालच में कि हमें और पैसे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा इनको पैसे देने में। तो ये गलत है, ठीक है। किसी को अगर काम है तो उसकी हेल्प कीजिए, ठीक है। हेल्पिंग पर्सन बनिए, ना कि यूजिंग पर्सन, यानी कि उसे ब्याज के लिए यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रामलिंगन और करूथम्मा, जो रामलिंगन की खेती का पढ़ रहे थे ना, तो रामलिंगन और करूथम्मा के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक क्या है, चावल की मिल है, बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल भी उन्होंने कुछ आगे देखेंगे क्या किया, कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ी सरकारी बैंकों से कर्जा लिया था। वे कलपट्टू और पास के गांव में से धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। किसकी, रामलिंगन की, ठीक है। ध्यान रखना, रामलिंगन के पास चावल की मिल है और खाद, बीज और कीटनाशक की भी दुकान है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा वो पढ़ के बताऊंगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, ठीक है। शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान भी हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कलपट्टू की तरह क्या है, खेतिहर मजदूर हैं। क्वेश्चन बनेगा, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगन की तरह बड़े किसान भी होते हैं, ठीक है। और भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, दे सकता है लाइन। ध्यान रखना कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर रहते हैं। इसमें कई भूमिहीन होते हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो हमने अभी आपको आगे डिस्कस किया था, ठीक है।
तो आप एनसीईआरटी सीरीज के साथ बने रहिए। कैसे कहाँ से क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसे बनता है ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। भारत के 80% किसान की यही हालत है। भारत के कितने प्रतिशत किसान की? 80%। यानी कि भारत में 80% किसान खेतिहर मजदूर हैं और भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे क्या हैं, बड़े श्रेणी के किसान हैं। ठीक है। और रामलिंगन के पास कितनी ज़मीन है? रामलिंगन के पास है 20 एकड़ ज़मीन। ये देखो, देख पा रहे होगे, रामलिंगन के पास 20 एकड़ ज़मीन है। तो ध्यान रखेंगे, भारत में 80% कैसे हैं? खेतिहर मजदूर हैं या छोटे किसान हैं, और 20% कैसे हैं? बड़े किसान पाए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर कर दीजिए। 1 मिनट मैं पीछे देख लूँ एक बार, पूरा हो गया है कि कुछ रह गया। ठीक है। तो कि अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। किसका? बताइए। रामलिंगन का। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर ब्याज देना, पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। यानी कि सूद पर ब्याज देना मतलब ब्याज पर, सूद मतलब ब्याज पर पैसे देना। ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब देखेंगे हम पहले देखेंगे ये बॉक्स में क्या कहानी है। तो ये बॉक्स में किसकी कहानी है? ये कहानी है नागालैंड के सीढ़ी नुमा खेती। कहाँ की? नागालैंड में कैसी खेती होती है? सीढ़ी नुमा खेती होती है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। दूसरा क्या है, आगे देखेंगे। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। नागालैंड में एक गांव है जिसका नाम क्या है? चिजामी है। यहाँ नागालैंड के फेक ज़िले में, कहाँ है? नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। किसके हैं? ये चखेसंग समुदाय के हैं। तो दूसरा, पहला क्वेश्चन बन जाता है कि नागालैंड में किस तरह की खेती होती है? सीढ़ी नुमा खेती होती है। और चखेसंग समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो नागालैंड में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि चिजामी में पाया जाता है, चिजामी में, तो चिजामी में भी पाया जाता है। और फेक ज़िले में पाया जाता है तो फेक ज़िले में। तो पूरी लाइन क्या बनेगी कि चखेसंग समुदाय कहाँ पाया जाता है? चखेसंग समुदाय नागालैंड में नागालैंड के फेक ज़िले में चिजामी गांव में चखेसंग समुदाय पाया जाता है। अब या तो वो चिजामी दे देगा या फेक दे देगा या नागालैंड दे देगा। इन तीनों में से कोई भी आता है वो सही होगा। तीनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है। तो चखेसंग समुदाय इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। वे क्या करते हैं? वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन पर छोटे छोटे सपाट टुकड़े में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। और यहाँ किसकी खेती करते हैं? वो चावल की खेती करते हैं, क्योंकि ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है। चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 घंटा लोगों को एक समूह में बनाते 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के और एक हिस्से पर खास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे होकर बैठकर क्या करता है? खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक क्या होता है? काम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ की? नागालैंड की कहानी है। ये है देखो सीढ़ी नुमा खेती। इन्होंने ये देखो, ये ऐसी सीढ़ियाँ बना दी, यहाँ पानी भर लिया और यहाँ क्या करेंगे? वो चावल की खेती करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हमने क्या किया? हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोगों के जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भरता पड़ी। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हो जाते हैं। कह रहा है कि मध्य भारत में क्या है? मध्य भारत में गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही क्या है? दोनों ही आजीविका के इम्पोर्टेंट साधन हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। महुए बीनना और तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम भी क्या है? अतिरिक्त आय में
मदद करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से हो जाते हैं। महुआ बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना और शहद निकालना भी एक अतिरिक्त आय में क्या होता है, शामिल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि इस तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचने में भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का क्या होता है, मुख्य साधन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। वहाँ आइए जानते हैं अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले परिवार के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि समुद्र के तटीय इलाकों में ज़्यादातर क्या काम होता है। क्वेश्चन बन सकता है ना कि समुद्र तटीय इलाकों में आजीविका का क्या साधन है मुख्य, तो मछली पकड़ना। ठीक है, तो अब इसे कहानी के तौर पर समझाएंगे। अरुणा और परिवेलन की कहानी तो पढ़ेंगे क्या है, तो पकड़कर क्या करते हैं, जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले परिवार में क्या और जानेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के एक गांव में रहता है। कहाँ रहता है, कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के एक गांव में रहता है। आगे बढ़ेंगे। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। जो पुदुपेट है वो कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैटामरैन। कैटामरैन क्या है, कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बन जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गमागमही रहती है, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें क्या होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज भी क्या हो गए थे, तूफान में फंस गए थे, इसलिए लेट हो गए। ठीक है, आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनमें मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं क्या करूँगी, नीलामी के लिए ले जाऊँगी। इस नीलामी से जो पैसा मिलेगा वो क्या करते हैं, इस नीलामी से जो पैसा मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 4 भागों में कैसे, भाई है, जीजा है और वो खुद है, और एक एक्स्ट्रा भाग कहाँ जाता है वो देखेंगे हम। ठीक है, 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी का एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी क्या होती है, नाव होती है, जाल वगैरह होते हैं, उन्हें मिलता है। चूँकि जाल और कैटामरैन किसके थे, तो जाल और कैटामरैन उन्हीं के हैं जिसके बारे में हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो कह रही है जाल और कैटामरैन और उनका इंजन भी किसका है, हमारा है, तो इसलिए वह हिस्सा हमें ही मिल जाता है। ठीक है, हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा था जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नीलामी में जो औरतें मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भरकर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलजुल कर क्या करते हैं, उस जाल को सुलझाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। तो सुबह वो 2 बजे भी क्या करेंगे, समुद्र की तरफ चल देते हैं। और किस लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो भाई जीवन आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। तो यहाँ देखिए हर काम को करने में कितनी मेहनत लग रही है। सुबह 2 बजे उठ के मछलियाँ पकड़ने जाते हैं ये लोग। ठीक है, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते। जो मानसून का समय होता है, बरसात का, उस समय वो 4 महीने क्या करते हैं, मछलियाँ नहीं पकड़ने जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय मछलियों को प्रजनन का समय होता है, पैदा होने का समय होता है, इसलिए वो 4 महीने मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि मछलियाँ कब नहीं पकड़ते हैं वहाँ के लोग। तो 4 महीने कब, मानसून के समय। ठीक है, इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में
उसी व्यापारियों को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। तो सबसे ज़्यादा मज़दूर क्यों दुखी है? सबसे ज़्यादा मज़दूर दुखी इसलिए है क्योंकि वो कर्जा में दबा रहता है और खुले होकर अपनी चीज़ों को नहीं बेच पा रहा है सही दामों में, उन व्यापारियों को बेच रहा है जो उनसे कम दामों में चीज़ें ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है। देखो ये है नीलामी करती हुई महिलाएं, ये अपनी मछलियों को बेच रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के साधन क्या क्या हैं? आई होप आप समझ चुके होंगे, फिर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हम यही चीज़ें पढ़ रहे थे और भी ध्यान से देखेंगे क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीके से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेती तैयार करना, रोपाई करना, बुवाई करना, निराई करना, कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग क्या होते हैं? काफ़ी व्यस्त होते हैं और दूसरे समय काम का बोझ उन पर कम रहता है। खेतों की बुवाई कटाई के समय ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बाकी क्या है? फ्री रहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों का अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हमें उनके जीवन की परिस्थितियों में, उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। ठीक है, उनके जो कष्ट हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें काफ़ी समानताएं भी पाते हैं। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं। यह बात इस पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे पैसा उधार लेकर गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम के खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों और व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। इस वजह से उन्हें क्या होती है? बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इससे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे एक तो कैटामरैन का क्वेश्चन आ जाता है कि कैटामरैन क्या है, तो ध्यान रखेंगे कैटामरैन क्या है। एक क्वेश्चन और आता है, आई होप मैंने आपको पढ़ाया होगा, वो मुझे अभी माइंड में आ नहीं रहा है, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं आ रहा है। कैटामरैन और एक और होता है, उससे ये क्या होती है? कन्फ्यूजन क्रिएट होती है उस शब्द से। तो कैटामरैन क्या होती है? मछली पकड़ने वाली छोटी नाव होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो कैटामरैन पर क्वेश्चन आ जाएगा। कैटामरैन क्या है? एक छोटी नाव है। और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि नियमित और अनियमित मजदूरी क्या होती है और गांव खेतिहर मजदूर कैसे होते हैं, किन्हें कहते हैं खेतिहर मजदूर? तो खेतिहर मजदूर छोटे किसान या जिनके पास खेती नहीं होती है वो खेतिहर मजदूर कहलाते हैं। तो यही इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सीरीज़ के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।